बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करते हैं थायराइड हार्मोन की रेगुलेशन। ठीक है, हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल थायराइड का एक्सेस हम लोग ड्रा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करवाएंगे और वो डिफरेंट तरह के रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करवाएगा जो कि देन जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करवाएगा और वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करवाएगा और देन थायराइड हार्मोन्स का रिलीज होगा। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं। कोर्डनेस की अगर कंडीशन आ जाती है तो हमें पता है कि जो हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म्स आ जाते हैं उसके अंदर एक ये भी होता है कि मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करवा के हीट की प्रोडक्शन ज़्यादा की जाती है और थायराइड हार्मोन का हमें पता है कि वो हर सेल की मेटाबॉलिज्म इन्हांस करवाते हैं। तो अगर कोल्ड कंडीशन है तो वो स्टिमुलेट करवाएगी हाइपोथैलेमस को। सेकेंडली, अगर स्ट्रेस एंजाइटी या एक्साइटमेंट वगैरह है तो वो ऑलरेडी ही हमारी नॉर्मली भी BMR को इंक्रीज़ करवाती है बाय स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑलरेडी अगर BMR इंक्रीज हुआ है तो वो नेगेटिव फीडबैक देगा, ठीक है, टुवर्ड्स हाइपोथैलेमस और थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज नहीं होगा। फिर आपने याद रखना है ये जो हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये जो है वो 3 अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन आ जाता है, ग्लूटामाइल, हिस्टेडाइल और प्रोलीन का। ठीक है, ये जाके एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो थायरोट्रोफ्स पड़े हुए हैं जिन्होंने आगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रिलीज करवाना है। ये बेसिकली थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जाके उनके रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करेगा, PLC पाथवे को एक्टिवेट करवाएगा, कैल्शियम और डायसाइलग्लिसरॉल का लेवल इंक्रीज करवाएगा और उसकी वजह से डॉकिंग होगी थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। हमने कहा था, पहले ही पढ़ा था इंट्रो वाली चैप्टर में, कि ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी के जो जितने भी आ जाते हैं फैक्टर्स वगैरह या हार्मोन्स वगैरह, ये प्रोटीन इन नेचर के हैं। तो ये पहले से स्टोर हुए होते हैं। जैसे ही कैल्शियम ज़्यादा हुआ ये स्टोरेज वेसिकल से जो है रिलीज हो जाएंगे एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। ठीक है, और ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है, ये जाके थायराइड के ऊपर एक्ट करेगा और ये कौन से पाथवे को फॉलो करेगा? कैंप एडिनिलाइल साइक्लेज वाले पाथवे को फॉलो करेगा, जबकि जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है उसने फोस्फोलाइपेज C पाथवे को फॉलो किया था। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब इसने जो है डिफरेंट मैकेनिज्म्स को फॉलो करना है। अगर कि इमीडिएटली हम सबसे पहले तो इसने कुछ इमीडिएट चेंजेस लेकर आनी है। जो पहले से स्टोर्ड हुआ पड़ा होगा ना फॉलिकल्स के अंदर, हमें पता है कि थायरोग्लोबुलिन जो है वो स्टोरेज फॉर्म आ जाती है थायराइड हार्मोन की, जो फॉलिकल्स आ जाते हैं इसके थायराइड ग्लैंड के अंदर। तो उसके अंदर जो थायरोग्लोबुलिन है उसकी ब्रेकडाउन करवाएगा, प्रोटियोलाइसिस करवाएगा, ताकि उससे जल्दी से जो है वो T3 और T4 वगैरह रिलीज हो जाएंगे। ये इमीडिएट इफेक्ट है जो कि 30 मिनट्स के अंदर आ जाता है। फिर अगर परसिस्टेंटली अगर फर्दर T3 और T4 का लेवल अगर हमें चाहिए तो कुछ लॉन्ग टर्म चेंजेस भी आएंगी। यानी कि अब न्यू लेवल पे अगर हम लोगों ने थायराइड हार्मोन्स को मज़ीद ज़्यादा सेंथिसाइज करवाना है तो पम्प्स की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी या पम्प्स ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे। देन आयोडीनेशन या ऑर्गेनिफिकेशन ज़्यादा होगी टायरोसिन मॉलिक्यूल्स की, मज़ीद ज़्यादा थायराइड हार्मोन बनेंगे। थर्डली ये होगा कि हाइपरट्रोफी हो जाएगी, सेल्स का साइज इंक्रीज कर जाएगा जो थायराइड सेल्स हैं, और उनका हाइपरप्लेजिया भी हो सकता है। तो ये तमाम चेंजेस लॉन्ग टर्म बेसिस पे आ जाती हैं अगर फॉर लॉन्ग टाइम हमें थायराइड हार्मोन्स की रिलीज ज़्यादा चाहिए। जब कहते हैं कि थायराइड हार्मोन्स जो है उनका लेवल 1.7 टाइम्स नॉर्मल से जो है वो ज़्यादा हो जाता है, देन ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं टू द एंटीरियर पिट्यूटरी और वहाँ से TSH का रिलीज जो है वो कम करवा देंगे। रेगुलेशन के साथ ही हम लोग कुछ आइंस की बात कर लेते हैं जो कि बेसिकली थायराइड हार्मोन्स की सिक्रीशन कम करते हैं और देन नेगेटिव फीडबैक देते हैं ये थायराइड हार्मोन्स टुवर्ड्स एंटीरियर पिट्यूटरी। वो किस तरह से? थायोसाइनेट और परक्लोरेट के जो आइंस है ना वो बेसिकली सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर को इनहिबिट कर देते हैं। आयोडाइड अंदर नहीं आ सकेगा सेल के अंदर। अब जो बेसिक कंपोनेंट था जो कि थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस के लिए चाहिए था अलोंग विद द टायरोसिन मॉलिक्यूल जिसने कपल होके थायराइड हार्मोन बनाने थे, तो वही नहीं है तो थायराइड हार्मोन ऑफ कोर्स नहीं बन सकेंगे। जब थायराइड हार्मोन जो है वो कम होंगे तो ये जो है नेगेटिव फीडबैक जाएगा टुवर्ड्स एंटीरियर पिट्यूटरी, वो सेंस करेगा, तो यहाँ से ये अपना थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की रिलीज जो है वो ज़्यादा करवा देगा। अब हम लोगों ने लॉन्ग टर्म चेंजेस में कहा था कि अगर थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा नहीं हो रही तो क्या होगा कि लॉन्ग टर्म ली जो है वो हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रोफी की कंडीशन हमें नजर आएगी। ये मुसलसल जो है वो थायराइड ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करता रहेगा और थायराइड ग्लैंड्स जो है वो उसकी इनलार्जमेंट होती रहेगी और ग्वाइटर इन टर्न जो है वो इंश्यू होगा। सेकेंडली जो है वो प्रोपाइल थायोरेसिल का भी यही थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज्म आ जाता है कि वो इस लेवल पे जो पर ऑक्सीडेज का एंजाइम है जो कि 2 जगहों पे हमें चाहिए था, एक आयोडाइड को आयोडीन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए और दूसरी बात ये कि ऑर्गेनिफिकेशन के अंदर। तो पार्शली इसने इनहिबिट करवा दिया ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन को और सेकेंडली जो है वो कपलिंग के मैकेनिज्म को इनहिबिट करवा दिया। ना तो आयोडीन जो है वो
बन सकते हैं और ना ही वो इसके साथ कपल हो सकता है। ऑल तो थायरोग्लोबुलिन उसी तरह से बन रहा है, उसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन यहाँ भी क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन नहीं हो रही और साथ साथ इसकी कपलिंग वगैरह नहीं हो रही। अगेन थायराइड हार्मोन्स जहाँ पे सिंथेसाइज नहीं हो सकेंगे, दोबारा से नेगेटिव फीडबैक जाएगा, टीएसएच ज़्यादा रिलीज होगा और अगेन हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया होगा थायराइड ग्लैंड का और ग्वेटर की कंडीशन हमें नजर आएगी।